इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, देखते हैं वो रिपोर्ट जो आपको और हमको ये बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या और किस अहम पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अब तो कुछ भी याद नहीं, हमने तुमको चाहा होगा। कुछ इसी भाव के साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। 1991 में आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं के टाइटल सॉन्ग की तरह अब कांग्रेसियों का दिल पार्टी में रहने को मान ही नहीं रहा। झटकों की झड़ी की जो लड़ी बनी है वो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर कितनी बड़ी है ये लड़ी और कहां जाकर इस पर विराम लगेगा? फिलहाल तो कांग्रेस का कुनबा बिखराव का दर्द और पीड़ा झेल रहा है। और कितना टूटेगा हाथ? कांग्रेस को लगने वाले हैं कई और बड़े झटके। 6 से 7 कांग्रेस विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके छोड़ सकते हैं कांग्रेस। पांडुरना विधायक नीलेश उइके भी कर सकते हैं एग्जिट। पूर्व विधायक सुनील सराफ भी बीजेपी में जा सकते हैं। पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत भी हाथ छुड़ाने को तैयार हैं। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके दीपक सक्सेना भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। आमला की पूर्व कांग्रेस विधायक सुनीता बेले बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। 1 लाख कांग्रेसियों को बीजेपी ज्वाइन कराने की तैयारी है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को होगी बम्पर ज्वाइनिंग। बीजेपी में जा रहे नेताओं पर कांग्रेस तल्ख प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है और अब उसे अपना नाम बदल लेना चाहिए। तो बीजेपी अपनी रणनीति और कांग्रेस की भगदड़ पर सदा हुआ बयान दे रही है। पहले कहते थे कि कांग्रेस विहीन भारत का निर्माण करना है, अब बीजेपी को कांग्रेस बनाने में लगे हुए हैं। अब तो अपनी पार्टी का नाम बीजेपी कांग्रेस कमेटी कर लेना, काहे को इतना परेशान होते हैं। देखिए, मोदी जी की गारंटी का प्रभाव और कांग्रेस की नीतियों का असर, ये दोनों वो कारण हैं कि राष्ट्र प्रेमी और राम प्रेमी कांग्रेसी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ये सिलसिला विधायक, महापौर से लेके एक आम ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता तक चल रहा है। 6 तारीख को जब हमारा स्थापना दिवस है, ऐसे में बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल होंगे। हाथ छुड़ाकर जा रहे नेताओं को लेकर कांग्रेस कुछ इसी दर्द से गुजर रही है। दर्द तो है जनाब, पर सियासत जज्बातों से नहीं, हकीकत की शिलाओं से 2-4 कराती है और लगता है कांग्रेस अभी तक अपनी असल स्थिति को समझ नहीं पा रही है। कमजोर संगठन, नेतृत्व पर उठ रहे सवालों के जवाब कांग्रेस को अपने अंदर ही खोजने पड़ेंगे। बीजेपी पर पत्थर फेंकने से झटकों की झड़ी नहीं रुकेगी। अगर झटकों का दौर और लंबा चला तो 24 की महाभारत में बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ना उसके लिए जरूर मुश्किल होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और कार्यक्रम आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा है झटकों की झड़ी और कितनी बड़ी साहब, कितनी बड़ी। कब तक आएंगे? जैसे कोई रेला उमड़ पड़ा है कांग्रेसियों का और बढ़ा चला जा रहा है बीजेपी के समंदर में विलीन होने की। इस तरह की राजनीतिक घटना जब से मैं पत्रकारिता में हूँ, मैंने तो नहीं देखी कि किसी भी राजनीतिक दल में इतनी बड़ी टूट हो। और अब तो ये दावा है बीजेपी का कि 6 अप्रैल स्थापना दिवस पर 1 लाख कांग्रेसी शामिल होंगे। और जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, शुक्रवार सुबह यानी 1 दिन बाद दीपक सक्सेना का काफिला रवाना होगा भोपाल के लिए, जो छिंदवाड़ा से खबरें हैं। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा झटका छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी को लग सकता है। आपने पूरी सूची देखी जो रिपोर्ट में हमने दिखाई, कौन कौन आ सकते हैं। छिंदवाड़ा से भी कुछ आ चुके हैं, कुछ रास्ते में हैं, कुछ 6 अप्रैल को आएंगे और कुछ आते रहेंगे उसके बाद। पंसल न्यूज़ के सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, बीजेपी को हराने का दावा कर रही कांग्रेस में क्यों लगी है झटकों की झड़ी? सवाल नंबर 2, कांग्रेस में मची भगदड़
संगठन की कमजोरी है, नेताओं का स्वार्थ है या डर है? और तीसरा सवाल है, कांग्रेस में हो रही लगातार टूट के लिए बीजेपी कितनी जिम्मेदार है? माफ कीजिएगा, सर्दी जुकाम से परेशानी बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसके पहले आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं स्टूडियो में सुनील शुक्ला जी, हमारे एडिटर हैं डिजिटल के, बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही हैं विनय सक्सेना जी, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, और यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, ये भी पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है। सुनील जी, पहला कमेंट मैं आपका लेकर आगे बढ़ता हूं। ये झटके कब तक, कैसे और कितना बेचैन कर रहे हैं कांग्रेस को, और बीजेपी को इससे क्या फायदा? निश्चित तौर कि ये झटके कब तक, हम जैसा बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि साहब, उसको बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल जो कि बीजेपी का स्थापना दिवस होता है, और उनका कहना है कि साहब करीब 1 लाख जो है कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी को जोड़ेंगे। और जहाँ तक झटके वाली बात है तो मुझे लगता है कि शरद जी, इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराए जाने से ज़्यादा मुझे लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व, तो मुझे लगता है कि उसकी हालत, हम देखते हैं कि राहुल गांधी जो अभी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगा रहे हैं, देश को एक संदेश दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी कांग्रेस को ही एकजुट नहीं उनको रख पा रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए लगता है कि कांग्रेस की हालत उस कुटुंब या उस परिवार के हो गई है, जो कि इसके मुखिया को बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। उसको लगता है कि जो जा रहा है वो जाने दे, मैं कहीं किसी से जो है कोई संवाद या कहीं सुलह या नहीं, कोई संवाद नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत वैसी स्थिति है। और चूंकि कांग्रेस, बीजेपी की यदि हम बात करें तो बीजेपी ने जिस तरीके से कहा है कि उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का एक उनका खुला नारा है, और वो बार बार कहते रहे कि कांग्रेस कोई एक पार्टी नहीं, एक परिवार की पार्टी है। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी साबित करना चाहती है वह कांग्रेस खुद अपने हाथों से करती दिखाई दे रही है। चलिए, मैं अपने राजनीतिक पैनल के यशपाल जी, मैंने आपको बीजेपी का बोला, कांग्रेस का बोला, बड़ा कंफ्यूजन है, क्षमा कर दीजिएगा अगर कुछ इधर से उधर हो गया। विनय जी को मैंने कह दिया बीजेपी के विधायक, और आपको कह दिया कांग्रेस के विधायक, तो बड़ी क्षमा कर दीजिएगा। इतनी तेजी से परिवर्तन घट रहा है, समझ नहीं आ पा रहा है। बीजेपी के विधायक हैं यशपाल जी, कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा, मुझे कंफ्यूजन हो सकता है। कि कब दिल भरेगा सर बीजेपी का? यशपाल जी, कब दिल भरेगा? चले आ रहे हैं रेले की तरह उमड़ घुमड़ के, बीजेपी के समंदर में विलीन होते चले जा रहे हैं। दीपक सक्सेना जी का काफिला शुक्रवार सुबह रवाना हो रहा है, छिंदवाड़ा से कुछ और विधायक, पूर्व विधायक चले आ रहे हैं। आखिर क्या है सर इसके पीछे, क्या सोच है, क्या दृष्टि है? जी यशपाल जी। शरद जी, मैं बंसल परिवार का ही सदस्य हूँ और लगभग रोज आपके साथ बैठता हूँ जी। मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं अपने साथी मनोज जी के सुपुत्र अविरल को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान दे, और मनोज जी को और बंसल परिवार को दुख झेलने की शक्ति प्रदान करे। शरद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था और निष्ठा यदि खुद ब खुद चल करके आ रही है, और देखिए आपका भी मैं प्रमुख बिंदु सुन रहा था, आपने दिखाया भी, दर्शाया भी। डर किस बात का? जनपद पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष हो या महापौर हो, ये निचले स्तर के हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत राज के, उनको किस बात का डर है? और अगर डर की अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस में रह करके ये ऐसा क्या काम कर रहे थे जिसके कारण से वो डरे हुए थे? ये डरे हुए हो सकते हैं। हमारे यहाँ डर भय को लेकर के हम इनको ज्वाइनिंग नहीं करा रहे। शरद जी, अभी कोई हमको सरकार बचाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है। देखिए, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नाराज होकर के हमारे साथ जुड़े थे। कमलनाथ जी की सरकार अपदस्थ हुई थी, 15 महीने की सरकार थी, तब कांग्रेस में तब भी विघटन था। और आज शरद जी, मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं, श्री जीतू पटवारी जी ने कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं को अपने अपने क्षेत्रों में उलझा करके रख दिया। युवा जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार तो घूम रहे हैं प्रदेश में, और दिग्विजय सिंह जी लोकसभा के चुनाव में उलझ गए, और कमलनाथ जी अपने पुत्र नकुल नाथ जी को बचाने के चक्कर में, उनकी साख को बचाने के चक्कर में वो वहां उलझ गए। और देखिए, जब मीडिया लिख रहा है, सोशल मीडिया चला रहा है, ये जानने वाला है। मैं शरद जी जानना चाहता हूं कांग्रेस के उन नेताओं से कि जब इस प्रकार की आवाज उठ रही है, इस प्रकार की बातें सामने आ रही है, कांग्रेस के हाईकमान ने कभी संवाद किया है क्या? ये दिग्विजय सिंह जी
नेता प्रतिपक्ष उमंग जी, जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी, ये चारों स्टेट में कभी बैठे क्या? इन्होंने मंथन किया कि क्यों टूट के जा रहे हैं, इनको रोका जाना चाहिए? ये तो कोई स्टेट की बात। सेंट्रल में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, इन्होंने कोई चिंता व्यक्त करी क्या? जब आपका चैनल 24 घंटे पहले बता रहा है कि काफिला निकल चुका है, तो ये उनको रोकने के लिए जतन और प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे? जी, बड़ी मात्रा में। चलिए मैं पूछ 6 तारीख को स्थापना दिवस पर भी बूथ स्तर पर कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो न भय में है, न डर में है, न प्रलोभन में है, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। लेकिन आपने जो 2 सवाल उठाए, एक तो मुझे ये सही बात है कि आपकी सरकार बहुत मजबूत जनादेश की सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन कई बार स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम बहुत मजबूत हैं तो सामने वाला कभी मजबूत ना हो पाए, इसलिए भी ऐसा किया जाता है कि हम तो सरकार में सुरक्षित हैं, अतिशय सुरक्षित हैं, लेकिन वो कभी सरकार ना बना पाए इसलिए कमज़ोर कर दो। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जैसा आप बड़ी सादगी से कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि सारी गलती कांग्रेस की ही है, जीतू पटवारी जी की है, राहुल गांधी जी की ही है कि तोड़फोड़ कर रहे हैं। बहरहाल विनय जी क्या सोचते हैं इस पर? यशपाल जी बहुत ही संजीदगी से अपनी बात कहते हैं, उन्होंने अपनी बात कही भी है। विनय जी, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी सारी बातें राजनीतिक स्टेटमेंट समझकर किनारे छोड़ दी जाए। बात सही है, घर आपका टूट रहा है, घर आप ही को संभालना है, इसको ऑर्डर में लाना आप ही का काम है। और ये भी सही है कि आपके 2 बड़े नेता जो पूरे मध्य प्रदेश को, कम से कम दिग्विजय सिंह जी तो ऐसे नेता हैं पूरे मध्य प्रदेश को समझते हैं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, 18 से प्रदेश अध्यक्ष रहे, दोनों अपने अपने क्षेत्र में उलझ गए। जी शरद जी और सुनील भाई साहब और यश भाई, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। जी, मुझे भी अभी जानकारी नहीं थी मनोज भाई के परिवार में जो दुख हुआ है, मैं भी उस दुख में शामिल हूँ। मनोज भाई से लगातार मुलाकात होती रही बंसल परिवार में। देखिए, मैं आप दोनों की संवेदनाओं के लिए बहुत 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 आभार प्रकट करता हूं। हालांकि बहुत छोटा शब्द है ये, लेकिन आपकी गहन संवेदनाएं निश्चित तौर पर संकट की इस घड़ी में हमारे सहयोगी, अभिन्न सहयोगी का मनोबल भी बढ़ाएगी और हम सब का भी, बंसल न्यूज़ परिवार का भी संबल बढ़ाएगी। बहुत हृदय से मैं आपके प्रति ग्रैटिट्यूड शो करता हूं। जी विनय जी। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की राजनीति में यश भैया जो अभी बता रहे हैं, देश पे जो एक आपसी भाईचारा होता था पार्टियों के बीच पे, एक आपसी संतुलन होता था। पहले ये राजाओं के युद्ध होते थे तो शाम को युद्ध विराम भी हो जाता था, बातचीत होती थी। लेकिन इस समय जो देश पे माहौल है, डर, दहशत, जी, तानाशाही, और एक ऐसे व्यक्ति को महामानव बना दिया गया कि वो जो चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त कर दे। मैं आज फिर कहना चाहता हूं शरद जी, और आज से कई साल बाद जब हम दोबारा कभी बैठेंगे तब भी मैं पूछूंगा कि कांग्रेस मुक्त भारत तो कभी नहीं होगा। ये बात और है कि प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी मुक्त सरकारें जरूर बन जाएंगी, ये बात पक्की है, क्योंकि अति का अंत होता है। रावण के पास बहुत संसाधन थे, बहुत बड़ी ताकतें थी, बहुत सी शक्तियाँ थी, लेकिन जब सच्चाई और कमज़ोर, जिनको कहते थे भगवान राम के पास बहुत बड़ी सेना नहीं है, वानरों की सेना है, लेकिन सच्चाई की जीत हुई थी। मैं फिर कहना चाहता हूं सिसोदिया जी से, वो जिस ढंग से संवेदनाएं हमारी और आपकी एक दूसरे के प्रति भाव है, ये भाव अब देखने नहीं मिलता। यश भाई के साथ विधानसभा मिलता था तो विधानसभा के डिबेट पे जरूर हम लोग शामिल होते थे कि बाद में हम लोग की बातचीत होती थी, लेकिन ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस स्तर पर नहीं बचे। परिवार का दोष देने वाले आज अपने ही परिवार को, आज भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो घोटालेबाजों का परिवार हो गया। वॉशिंग मशीन में डालो, जो 25 नेता हिंदुस्तान के 2014 में सबसे बड़े घोटालेबाज थे, उसमें 23 को क्लीन चिट मिल गई। अब अगर इस तरह का लालच दोगे आप, तो देश पे जिनके मन में अपराधी भाव है, जिनने कोई ना कोई अपराध किया है राजनीति में या समाज सेवा में, उनको लगता भाजपा में जाओ और वॉशिंग मशीन से निकल के और मोदी जी का ठप्पा मारने लग के, और उसके बाद आप। लेकिन विनय जी, क्या आप इस बात का जवाब दे रहे हैं कि यही कारण है? क्या, माफ कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन क्या मतलब है जितने आपके नेता जा रहे हैं, क्या वो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए जा रहे हैं, सफेद होने के लिए जा रहे हैं? मैं उसका एक और बात आपको आगे कहना चाह रहा था जो आपने बीच में टोक दिया। माननीय अमित शाह जी ने अभी मध्य प्रदेश में एक जगह कहा, भाजपा के एक कार्यकर्ता के उत्तर में, कि आप जितने कांग्रेस के नेताओं को ला रहे हो इनका भविष्य क्या होगा। तो उन्होंने अपने उस कार्यकर्ता को, तुम 20-25 साल से हो ना पार्टी में, तुम्हारा क्या भविष्य है, तुम कौन से पद मिला तुम्हें?
तो ये उस जवाब का उत्तर है जो हमारे गलती से कांग्रेस के जो साथी, जो वरिष्ठ, जो कनिष्ठ या मेरे आदरणीय जो भाजपा में जा रहे हैं, किसी भी कारण जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रणभूमि बना दिया गया मध्य प्रदेश को भी और हिंदुस्तान को, कि एक महामानव अपने आप को राजा देश में समझ रहा है कि मेरे अलावा कोई दिखना नहीं चाहिए, और चाहे ईडी का डर हो, चाहे सीबीआई का डर हो, कुछ नहीं है तो तुम्हारे संसाधन। मैं सिसोदिया जी एक बात पे गौर कराना चाहता हूं, महापौर हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जो भी चुनी हुई संस्थाएं हैं, इनको पूरा का पूरा पैसा, उनके अधिकार जो है संवैधानिक ढांचे से मिलते हैं। परंतु आप उठा के देख ली कि जहां जहां कांग्रेस के पदाधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है। मैं माननीय कमलनाथ जी की आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं फिर कहना चाहता हूं, आज आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, प्रहलाद पटेल जी ने एक बार रणभूमि बनाई थी छिंदवाड़ा को, और उस समय माहौल लग रहा था कि प्रहलाद पटेल जी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आखिर में छिंदवाड़ा की समझदार, जिम्मेदार, ईमानदार नागरिकों ने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने छिंदवाड़ा को दिया और मध्य प्रदेश को दिया, और आखिर में विश्वास व्यक्त किसके प्रति हुआ था? कमलनाथ जी के प्रति। आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज जितना भी ये छिंदवाड़ा में गड़बड़ी करेंगे, कितना भी दबाव बनाएंगे, आखिर में आप जाके देखिएगा छिंदवाड़ा की जनता आखिर में जब निर्णय देगी वोट देने का, उस समय वो माननीय कमलनाथ जी का देखेगी, नकुलनाथ जी को देखेगी, और अंत में निर्णय जो होगा जीत का वो कांग्रेस वहां से जीतेगी। चलिए, शुभकामनाएं सर, शुभकामनाएं आपको भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, कि आप दोनों सबसे पहले तो मजबूती से लड़ें, खासतौर से कांग्रेस के लिए। और लोकतंत्र की मजबूती बहुत हद तक डिपेंडेंट करती है कि आप मानसिक तौर पर कितने मजबूत हैं। संख्या बल कभी बीजेपी की भी 2 ही सांसद होते थे लोकसभा की अगर हम बात करें, लेकिन 2 सांसदों की पार्टी आज कहाँ है ये किसी से छिपा नहीं है। तो ये ताकत आपके भीतर ही संचित होती है। सुनील जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि आप इस समय इधर उधर ना देखिए। वो जो एक शेर कहता है ना कि तू तो ये बता कि काफिला लुटा कैसे, है ना, इधर उधर की बात मत कर, ये बता भैया कि काफिला लुटा कैसे। आप अगर कहेंगे कि एक बहुत बड़े लीडर हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ये भी आरोप लगाएं कि वो तमाम चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करें, लेकिन इनसे आपका कोई बेटरमेंट हो जाएगा ये नहीं है। मोदी जी अगर किसी लहर पर सवार हैं तो वो जनता से ही मिली है लहर, उनको जनता का जनादेश और लोकप्रियता की उसी लहर पर सवार होकर वो अपनी पार्टी को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आगे ले जा रहे हैं। कांग्रेस में उस तरह की लीडरशिप की ताकत की कमी क्या बहुत साफ नजर आ रही है इस वक्त, या आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, प्रियंका जी, आगे ये कमी पूरी होती हुई दिखेगी? जहाँ तक आपने बात कही, वाकई में जो सीधे तौर पर लग रहा है कि राहुल गांधी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके का ग्राउंड कनेक्ट नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख में जो किया है, जो राष्ट्रीय जनभावना से जुड़े मुद्दे हैं, सबसे सबसे बड़ा तो यही लगता है शरद जी कि एक तरीके से हम यदि 2014 में जो है कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई थी और बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त कांग्रेस ने एक अपनी हार का आत्ममूल्यांकन करने के लिए जो उनके सीनियर लीडर थे ए.के. एंटनी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि कांग्रेस की छवि एक हिंदू विरोधी पार्टी की बन गई है। तो मुझे लगता है कि ये, और 2014 से लेके यदि हम 2024 तक आते हैं तो हम देखते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर एक सबसे बड़ा प्रतीक है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की वो एक बहुत बड़ी गलती थी जिसने इस बात को बहुत तौर पर स्थापित किया है कि वाकई में वो बात जी, ये तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि ग्राउंड कनेक्ट जो है वो राहुल गांधी चाहे जितनी वो कोशिश करें, वाकई में उन्होंने बड़ी मेहनत करी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, या अभी उन्होंने जो पूर्व से लेके पश्चिम तक जो है वो यात्रा निकाली, लेकिन वो अपनी पार्टी को नहीं एकजुट रख पा रहे हैं, अपने घर को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। तो और उसके लिए यदि हम किसी को, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराएं या बीजेपी को ठहराएं, तो ये कोई भी इसको जायज नहीं ठहराएगा। कम वक्त है यशपाल जी, 15 सेकंड में आपका रिएक्शन चाहूंगा कि जिस तरह से आगे बढ़ रही है बीजेपी और कांग्रेस लगातार उसमें शामिल हो पा रही है, हमेशा बराबरी की टक्कर सबको लुभाती है, लोकतंत्र में भी और वैसे भी। आप और हम जब देखने जाते हैं कि साहब किस तरह की टक्कर है, मैच किस तरह का है, वन साइडेड मैच पसंद नहीं आता है। आप भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप तो उस पार्टी से आते हैं जो संघर्ष
से आगे बढ़ी पार्टी है। इस पर आपका रिएक्शन एक छोटा सा चाहूँगा। आखिर इस तरह की कांग्रेस की कल्पना क्या आप भी करते हैं, या ऐसे विपक्ष की कि जिसकी शक्ति या जिसका पार पूरा आपने छीन लिया? शरद जी, देखिए, राजनीति में जैसे हम भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी सदस्यता संख्या वाली राजनीतिक पार्टी होगी। अगर हमने ये कैंपेनिंग शुरू किया है, ज्वाइनिंग अभियान हमारा चला है, प्रदेश के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी बने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का अगर बूथ स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक अगर इस प्रकार की कोई ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है, क्या कांग्रेस किसी भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के जाने वाले विधायक या पूर्व विधायक को या पूर्व जनप्रतिनिधि को अपने दल में शामिल नहीं कर रहा है? क्या तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी? चलिए सर, अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, वक्त बहुत कम है, नहीं तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता। विनय जी से भी शायद कुछ मैंने ही ज़्यादा लंबा खींच दिया मामला, लेकिन बात उन्होंने, मुझे लगता है कि पुरजोर तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश उन्होंने भी की है। यशपाल जी ने भी अपनी बात पूरी ताकत से की है, और सबसे अच्छी बात है कि आप दोनों ने बड़ी संजीदगी से अपनी बात की है। बहुत शुक्रिया यशपाल जी, बहुत शुक्रिया विनय जी, और बहुत शुक्रिया सुनील जी। तो कुल मिलाकर बेहिचक ये बात कही जा सकती है कि संकट का समय है, चुनौतियों का समय है, लेकिन संकट ही आपके चरित्र की परीक्षा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इधर उधर मत देखिए, आप देखिए अपनी ताकत की तरफ, अपनी शक्ति की तरफ, और एकजुट होकर फिर अपनी ईंटें जोड़िए और फिर अपना कुनबा खड़ा करिए। कांग्रेस के लिए ये समय आत्मनिरीक्षण का है, और हो सकता है 135 साल पुरानी ये पार्टी इस समय इसी प्रोसेस में जुटी हो। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राजनांदगांव का रण, सहयोगी ललित के साथ। नमस्कार।